श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है जन्म पत्रिका विश्लेषण का 26वां भाग, जिसमें एक व्यक्ति की धन संबंधी विचार, व्यवसाय संबंधी विचार और उसके विवाह संबंधी विचार पर सामान्य रूप से फलित करने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली और इसके अलावा योगी, अवयोगी, आत्माकारक, अमात्यकारक, शून्य राशियाँ, इंदु लगन और कारकांश कुंडली के आधार पर जातक का जन्म विवरण डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको अलग से आप विचार कर सकते हैं। कन्या लगन की जन्म पत्रिका, नवमांश मिथुन लगन का और दशमांश चक्र वृश्चिक लगन का आपके सम्मुख है। योगी ग्रह मंगल है जो दशमांश चक्र में लगन का स्वामी बनता है। अवयोगी केतु है। शून्य राशियां सिंह और वृश्चिक हैं। इंदु लगन मकर राशि में, कारकांश लगन मेष राशि में और दशम पद मीन राशि में सप्तम भाव में बनता है। आत्मा कारक सूर्य दशम भाव में बैठकर बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है और अमात्य कारक शुक्र स्वराशि में सप्तमेश गुरु के साथ एक अच्छा योग, भाग्यशाली योग बना रहा है। लेकिन कुंडली में एक थोड़ा सा कमी है कि एफर्ट्स करने की पर्याप्त अवसर प्राप्त होने के बाद भी जातक को उतनी सफलता नहीं मिल पाती है जितना वह अपना प्रयास करता है, क्योंकि जो 12वें घर का स्वामी सूर्य है वह दशम भाव में, जो 6वें घर का स्वामी है वह चतुर्थ भाव में और जो अष्टम भाव का स्वामी है वह सप्तम भाव में, यानी लगन को छोड़कर तीनों केंद्रों में 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी का विराजमान होना, तीनों का क्रूर ग्रह होकर बैठना जातक के जीवन में एक संघर्ष की स्थिति दिखला देता है। सामान्य रूप से ऐसा जातक अपने गृह, व्यवसाय, गृह स्थल, व्यवसाय स्थल या अपनी रहन सहन के स्तर में बार बार परिवर्तन का और कुछ बेहतर करने का इच्छुक रहता है। इसके अलावा वह दूसरों से कम बोलने की अपेक्षा अवश्य करेगा, लेकिन स्वयं विस्तार से व्याख्या करने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरों के दोष ढूंढने में, छिद्रान्वेषण में ऐसा जातक कुशल होता है। अनुशासन और व्यवस्था प्रिय होता है। नवीन विषयों के प्रति जातक में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, लेकिन अपने आप को कुछ अधिक दिखाने की प्रवृत्ति से वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। ऐसे जातक में कुछ न्यूनताएं होती हैं जो उसके विकास में, उसकी प्रगति में बाधाएं डाल सकती हैं। किसी भी सामान्य विषय को अति छिद्रान्वेषण की दृष्टि से देखना, उसकी वजह से अपनों को, अपने मित्रजनों को नाराज करना, कभी कभी स्वयं की क्षमता पर संदेह करना और साधारण विषय पर भी बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की प्रवृत्ति जातक की ऊर्जा को अकारण नष्ट करती है। इस कारण कभी कभी उसके मन में एक हिचकिचाहट भी होती है और जातक स्वयं कुछ नर्वस होने की संभावना प्रकट कर देता है, जबकि जातक के अंदर एक भरपूर एनर्जी और भरपूर क्षमता होती है। प्रबल तर्क शक्ति ऐसे जातक में पाई जाती है। तर्क शक्ति के बल पर वह दूसरे को शांत कराने में सक्षम होता है। अपने किसी भी कार्य की कुशलता उसके अंदर भरपूर होती है। उसकी इच्छा होती है, स्वाभाविक जो इच्छा होती है जातक की, अपने जीवन में एक स्थिरता और लोकप्रियता प्राप्त करने पर उसका ज़्यादा ध्यान रहता है। दूसरे लोग उसकी बात सुनें, उसको महत्व दें, उसका एक पहचान समाज में बनी, उस पर उसका ज़्यादा ध्यान रहता है। अब कार्य विश्लेषण करें तो पहले हम देखते हैं दशम भाव में लग्नी स्वयं बैठा है, लेकिन शून्य अंश पर दारा कारक होकर बैठा है। सूर्य यहाँ पर व्ययीश होकर है, तो दशम भाव के स्वभाव से संबंधित या स्वामी से संबंधित कार्य में उतनी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उससे त्रिकोण भाव में जाते हैं तो द्वितीय भाव और छठवां भाव,
छठवें भाव में राहु बैठा है शनि की राशि का। शनि स्वयं अपने घर को देखता है, छठवें भाव को भी देखता है, दसम भाव को भी देखता है। तो इसमें छठवें भाव में राहु बैठा है, तो राहु से संबंधित जातक व्यवसाय कर सकता है, उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। अब क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है और बुध भी शुक्र के नवमांश में बैठा है, तो शुक्र से संबंधित कार्य कर सकता है, लेकिन क्योंकि शुक्र स्वयं दसम भाव से नवम में बैठा है, तो उसमें अपनी जीवन संगिनी के सहयोग से, यदि किसी पार्टनर के सहयोग से ऐसा कार्य करना चाहे तो वह कर सकता है, लेकिन शुक्र के कार्य में बहुत सफलता की संभावना कम ही होगी। राहु से संबंधित कार्य ऐसा जातक कर सकता है। दसवांश में जब हम देखते हैं स्थिति, तो दसवांश में इनका जो राहु है वह लाभ भाव में कन्या राशि का बैठा है। यह उस स्थिति को और भी प्रबल बना देता है। इसके अलावा जातक यदि अपने व्यवसाय में कोई और विस्तार करना चाहता है, कुछ और व्यवसाय करना चाहता है, या कुछ अन्य व्यवसाय की इच्छा उसकी होती है, तो फिर हम इसमें चंद्रमा का विचार कर सकते हैं। चंद्रमा अष्टम में अवश्य बैठा है, लेकिन लाभेश है और लाभ भाव का स्वामी अपने से दसम भाव में बैठा है। दूसरा जो कारकांश लगन है, कारकांश लगन में वह चतुर्थेश होकर बैठता है, तो यह एक प्रबल संभावना बन जाती है। कारकांश कुंडली में चंद्रमा लगन में विराजमान होता है। दूसरा, जब हम मीन राशि में इसका दसम पद देखते हैं, तो मीन राशि से दसम पद से यानी धन भाव में उसकी स्थिति होती है, जो वहाँ से स्वयं चतुर्थेश होता है। तो कारकांश लगन में वह चतुर्थेश होता है, लेकिन दसम पद से वह पंचम भाव का स्वामी होकर, यानी अपने बुद्धि और विवेक से जातक अपना अच्छा धनार्जन कर सकता है, यदि चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय को वह अपनाता है। योगी अवयोगी के आधार पर विचार करें तो योगी ग्रह मंगल है, सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन अष्टमेश और तृतीयेश है, और दूसरी तरफ से एक शून्य राशि का स्वामी है। तो मंगल से संबंधित कार्यों में जातक को स्वाभाविक रूप से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन शनि जो कर्म का कारक है, उससे त्रिकोण में चंद्रमा और केतु हैं, तो चंद्रमा से संबंधित कार्य यहाँ भी उसे एक सफलता का मार्ग दर्शाता है। अब द्वादश भाव में बैठने वाला केतु, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा है, शून्य राशि में बैठा है और शनि से त्रिकोण बनाकर बैठा है, तो केतु से संबंधित कार्य यदि अपनाना चाहते हैं तो कर सकता है, लेकिन चंद्रमा यहाँ ज़्यादा प्रबल है, लाभेश है, उसका प्रभाव जातक के ऊपर कहीं अधिक रहता है। इसके अलावा इंदु लग्न से वह सप्तम भाव का स्वामी होता है, क्योंकि इंदु लग्न मकर राशि में बनती है और वहाँ से सप्तमेश होकर वह चतुर्थ भाव में बैठता है, और इंदु लग्न के स्वामी से त्रिकोण संबंध बनाता है, तो भी चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय जातक के लिए फलीभूत होने की संभावना अच्छी रहती है। अभी शनि का गोचर दशम में चल रहा है, जो मध्यम स्थिति प्रदान करता है, और आगामी समय में जैसे ही गोचर गुरु का मकर राशि में होगा, चंद्रमा से दशम होगा, थोड़ा सा व्यवसाय में प्रगति में कमजोरी दिखाएगा, क्योंकि नवम भाव में स्वयं सप्तमी से होकर गुरु बैठा है, तो अपने प्रयासों से, अपने बड़ों के सहयोग से जातक अपनी सफलता को हासिल करेगा, लेकिन फिर भी प्रयास कहीं अधिक करने पड़ सकते हैं सप्तमेश के गोचर में कमज़ोर होने से। वैसे भी चंद्रमा से दशम में गुरु का गोचर अच्छा नहीं बताया गया है। अब विवाह के बारे में बात करें तो लग्न और चंद्रमा से जातक मांगलिक है, तो मांगलिक कन्या से ही जातक को विवाह करना चाहिए। नवमेश और सप्तमेश की युति भाग्य भाव में है, तो स्वाभाविक है कि भाग्योदय होता है जातक का। विवाह के बाद एक नवीन भाग्योदय की उसे प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सामान्यतः थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ अनुकूल पक्ष में रहता है, क्योंकि जो दारा कारक है, दारा कारक लग्न का स्वामी होकर नवमांश में पंचम भाव में विराजमान होता है, अपने मित्र शुक्र की राशि में विराजमान होता है, और वह राशि इनकी धन भाव की राशि है, तो इनके धन में, मान सम्मान में और भाग्य में इनकी जीवन संगनी सहायक सिद्ध होती है। विवाह का वर्ष आगामी समय में 33वां हो सकता है और 35वां हो सकता है।
तो दारा कारक की स्थिति अनुकूल होना, सप्तमेश की स्थिति भाग्य में होना और सप्तम के कारक का भाग्य में सप्तमेश के साथ बैठना विवाह के सुख के बारे में निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत प्रदान कर देता है। लेकिन शनि की दृष्टि क्योंकि दारा कारक पर है और शुक्र सूर्य से अंशात्मक दृष्टि में काफ़ी पीछे है, तो कुछ विलंब की संभावना इसमें बनी है। लेकिन सही समय पर सही विवाह होने से 33वें वर्ष में या 35वें वर्ष में विवाह होता है तो वह इनके लिए एक सुखद संदेश लेकर आएगा। सूर्य दशम में और राहु छठे में होने से जातक में स्वाभाविक एक प्रवृत्ति होती है राजनीति में प्रवेश करने की। लेकिन इस जातक को सलाह दी जाती है कि प्रत्यक्ष रूप से इन्हें राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वह नवम भाव में यानी अपने से छठवें भाव में है, तो जनता का सीधा समर्थन इन्हें प्राप्त नहीं होगा। अप्रत्यक्ष रूप से अपने से उच्चाधिकारियों के सहयोग से, किसी अन्य के सहयोग से राजनीतिक रूप से लाभ उठा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष राजनीति में पदार्पण करना थोड़ा सा इनके लिए कमज़ोर पक्ष रहेगा, क्योंकि इनके जो छठवें भाव में राहु बैठा है शत्रु भाव है और उसकी सूर्य पर दृष्टि भी है, तो शत्रु कहीं ना कहीं इनके पीछे अधिक लगेंगे, वो इनके कार्य में बाधक बनेंगी। और सूर्य वैसे भी शून्य राशि का स्वामी है और उसकी राशि 12वें भाव में गई हुई है, द्वादशेष होकर वह दशम भाव में है, तो राज्य से लाभ की संभावनाएं उतनी अच्छी राजनीति के रूप में तो कम से कम नहीं दिखाई देती हैं। वर्तमान में कोई साढ़े साथी वगैरह इनकी नहीं चल रही है। राहु का गोचर बड़ा अनुकूल है, ये समय इनके लिए एक उपलब्धि का समय है, क्योंकि दशम भाव में शनि है, नवम भाव में गुरु का गोचर है। लेकिन आगामी समय में गुरु का गोचर और राहु का गोचर परिवर्तित होगा, थोड़ी सी संघर्ष की समस्या इनके लिए बढ़ सकती है। तो सूर्य से संबंधित लाभ इन्हें अच्छे प्राप्त हों, राज्य से संबंधित सफलता अच्छी प्राप्त हो, आजीविका में लोकप्रियता और स्थिरता प्राप्त हो, उसके लिए इन्हें सूर्य और राहु के एक मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए और ओपल या हीरा को रत्न के रूप में पहनने से इनके भाग्य में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी और कुटुंब सुख के लिए भी वह एक अच्छा सुखप्रद संदेश प्रदान करेगा। ऐसे जातक को अग्नि और जल से भय रहता है, तो स्वाभाविक रूप से जब भी चंद्रमा में मंगल या मंगल में चंद्रमा या चंद्रमा में केतु या मंगल में केतु ये दशाएं आती हैं, तो इन्हें स्वाभाविक रूप से उस समय सावधानी रखनी चाहिए, अपने आहार विहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। अभी 7.5 इनकी नहीं चल रही है, आगामी 7.5 के जो शुरू के 2 चरण होते हैं वो इनके लिए थोड़े से संघर्षदायक होंगे, लेकिन अंतिम चरण इनके लिए भाग्यवर्धक होगा। तो आकस्मिक लाभ इन्हें उस समय में मिलेगा, पैतृक लाभ के संकेत इनके लिए बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और 7.5 में आहार विहार का विशेष ध्यान रखना इनके लिए अपेक्षित होता है, क्योंकि इनका अमात्य कारक भी शुक्र है और आत्मा कारक सूर्य है और सूर्य पर राहु का प्रभाव है। शुक्र इनका अनुकूल स्थिति में है, सप्तमेश और भाग्येश का केंद्र त्रिकोण का योग है, तो शुक्र को बलवान बनाने से गुरु भी इनका अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु शुक्र के ही अतिथि हैं। तो ये 2 उपाय कर सकते हैं, सूर्य और राहु की रुद्राक्ष पहने, केतु के मंत्रों का जप किया जा सकता है और चंद्रमा को बल देने के लिए भगवान शिव की स्तुति आराधना या भगवान शिव के दर्शन किए जा सकते हैं। और यदि सावन के महीने में एक बार रुद्राभिषेक करा सकते हैं तो इनके लिए बहुत ही अनुकूल फलदायक होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, अन्य कक्षा में फिर किसी ऐसे ही विशेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुति दूंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।